तो आखिर वो हो ही गया। जेफरी एप्स्टीन और घिसलीन मैक्सवेल से जुड़े जो कानूनी दस्तावेज सालों से बंद थे वो अब पब्लिक हैं। तो चलिए आज इन सैकड़ों पन्नों को खोलकर देखते हैं कि इनके अंदर आखिर है क्या। ठीक है, तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये दस्तावेज असल में हैं क्या। फिर जो शपथ लेकर बयान दिए गए हैं उनमें गोता लगाएंगे। इसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा ऑपरेशन जैसा कि आरोप है काम कैसे करता था। फिर देखेंगे कि जांच करने वालों के हाथ क्या लगा और आखिर में पर्दे के पीछे जो कानूनी जंग चल रही थी उस पर भी एक नजर डालेंगे। देखिए ये सारे कागजात आए कहां से हैं? ये आए हैं 2015 के एक सिविल डिफेमेशन लॉसूट से। ये केस वर्जीनिया गिफरे ने घिसलिन मैक्सवेल के खिलाफ किया था और सच कहें तो इसी वजह से हमें इस केस की इतनी कच्ची, इतनी अनफिल्टर्ड जानकारी मिल पा रही है। तो सवाल ये है कि इन फाइलों में आखिर है क्या? देखिए, ये कोई एक चीज नहीं है, ये एक पूरा कलेक्शन है। इसमें शपथ लेकर दिए गए बयान हैं, पुलिस की रिपोर्ट्स हैं, ईमेल्स हैं और वकीलों के बीच जो कानूनी बहस हुई वो सब कुछ है। और हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सब कुछ एक दीवानी मामले मतलब एक सिविल केस से निकला है, किसी क्रिमिनल केस से नहीं। और यही वजह है कि इसमें हमें इतने लंबे लंबे पर्सनल बयान देखने को मिलते हैं और कई बार तो ये बयान एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। और याद रखिए ये सब शपथ के तहत कहा गया है। चलिए अब इन दस्तावेजों के दिल में चलते हैं, यानी कि डेपोजिशंस, शपथ लेकर दिए गए बयान। सच तो यह है कि केस का असली टकराव यही देखने को मिलता है जहां दो बिल्कुल अलग अलग एक दूसरे से एकदम उलट कहानियां सुनाई जा रही हैं। मिसाल के तौर पर जब घिसलीन मैक्सवेल से उनके डेपोजिशन में सीधे सीधे पूछा गया कि जेफरी एप्स्टीन के लिए लड़कियों को ढूंढने में उनका क्या रोल था, तो शपथ लेकर उन्होंने जो जवाब दिया वो ये था। उन्होंने रिक्रूट शब्द पर ही बहुत कड़ा एतराज जताया और नाबालिगों से किसी भी तरह का वास्ता होने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक और गवाह ने अपने बयान में कुछ और ही बताया। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही मशहूर हस्ती ने उनसे सीधा पूछा था कि क्या उन्हें इस बारे में पता है कि लड़कियों को दूसरी लड़कियों को ढूंढकर लाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, दो बयान और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, इन बयानों में सिर्फ हाँ या ना और आरोप प्रत्यारोप ही नहीं है। कुछ गवाहों ने तो ये भी बताया है कि ये पूरा ऑपरेशन, मतलब जैसा आरोप है वो आखिर काम कैसे करता था, उसकी पूरी एमओ क्या थी। एक गवाह ने जो बताया वो सुनने लायक है। उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया। पहला कदम, एक रिजॉर्ट के पूल पर उनसे मिला गया। दूसरा कदम, $100 प्रति घंटे पैर की मालिश करने की नौकरी का ऑफर। तीसरा, एप्स्टीन का अचानक से ऑर्डर, जाओ उसे ले आओ, मतलब पासपोर्ट। और चौथा कदम, उन्हें फौरन एयरपोर्ट ले जाया गया और एक अनजान डेस्टिनेशन की फ्लाइट में बिठा दिया गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने या सोचने का मौका ही नहीं मिला। और ये जो कंट्रोल था ना, ये सिर्फ आने जाने तक ही सीमित नहीं था। बयानों से ये भी पता चलता है कि रोजमर्रा की चीजों पर भी पूरा नियंत्रण था, यहाँ तक कि शॉपिंग पर भी। उन्हें बकायदा बताया जाता था कि क्या खरीदना है और बिल एप्स्टीन का संगठन भरता था। इससे एक तरह की फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, मतलब आर्थिक निर्भरता बनाई जाती थी। तो अभी तक तो हमने व्यक्तिगत बयानों की बात की, अब जरा नजर डालते हैं कानून के नजरिए पर। जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो उनके हाथ क्या लगा, क्योंकि इन दस्तावेजों में पुलिस रिपोर्ट्स भी हैं। पुलिस की जांच में काफी चौंकाने वाली और ठोस चीजें मिली। जैसे एप्स्टीन के लिए छोड़े गए मैसेजेस मिले। एक मैसेज में तो साफ लिखा था, मेरे पास उसके लिए लड़कियां हैं। एप्स्टीन की गाड़ी से एक गवाह जोहाना शियोबर्ग के नाम का कार रेंटल एग्रीमेंट मिला। एक 16 साल की लड़की का शपथ लेकर दिया गया बयान था, जिसे पैसों के लिए मसाज करने के बहाने एप्स्टीन के घर ले जाया गया था। इतना ही नहीं, जो कथित रिक्रूटर थे और जो पीड़ित थे उनके बीच के फोन रिकॉर्ड्स भी मिले और एक प्राइवेट जासूस जिसका पहले से ही प्रोस्टिट्यूशन के लिए दलाली का रिकॉर्ड था, वो गवाहों से संपर्क कर रहा था। सबूत इकट्ठा करने के अलावा इन फाइलों में कुछ ऐसा भी मिला जो दिखाता है कि आरोप लगाने वालों को चुप कराने या उनकी बात को झूठा साबित करने की कोशिशें भी हो रही थीं। मिसाल के तौर पर ये ईमेल देखिए। इसका सब्जेक्ट था सम हेल्पफुल लीकेज, मतलब कुछ काम की लीक, और इसमें वर्जीनिया गिफरे को बदनाम करने वाले आर्टिकल्स के लिंक शेयर किए जा रहे थे। और आखिर में ये दस्तावेज हमें उस दुनिया में ले जाते हैं जो आमतौर पर हमें दिखाई नहीं देती, यानी पर्दे के पीछे की कानूनी लड़ाई, वो जंग जो वकीलों के बीच कोर्टरूम में लड़ी जा रही थी।
इसका एक सीधा साधा उदाहरण यहाँ है। एक तरफ वर्जीनिया गिफरे के वकील दस्तावेज मांग रहे हैं, वो टारामार प्रोजेक्ट की फंडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, जिसमें क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव से मिली फंडिंग भी शामिल है। और दूसरी तरफ जवाब क्या आता है? मैक्सवेल के वकील कहते हैं कि वो इस पर आपत्ति जताते हैं क्योंकि ये रिक्वेस्ट सिर्फ उन्हें परेशान करने या तंग करने के गलत इरादे से की गई है, मतलब जानकारी देने से साफ इनकार। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण था। इन कानूनी फाइलों से एक पूरी स्ट्रैटेजी सामने आती है कि कैसे जानकारी के फ्लो को कंट्रोल किया जाए। हर दस्तावेज की मांग को ओवरली ब्रॉड यानी बहुत ज्यादा या अनड्यूली बर्डनसम यानी बेकार का बोझ बताकर टालना। हवाई जहाज, गाड़ियां, इंश्योरेंस पॉलिसी, इन सब की जानकारी देने पर आपत्ति जताना। वकीलों के बीच की बातचीत को बचाने के लिए कॉमन इंटरेस्ट अग्रीमेंट्स का इस्तेमाल करना। ये सब कानूनी दांवपेच थे। तो ठीक है, हमने बयान देखे, पुलिस के सबूत देखे, कानूनी लड़ाई भी देखी। इन सब के बाद मन में एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर इन दस्तावेजों के बाहर आने का असल में मतलब क्या है? व्हाट इज द टेक अवे? देखिए, ये कई वजहों से बहुत अहम है। सबसे पहली बात, ये सीधे बयान है शपथ लेकर दिए गए जो अब सबके सामने हैं। दूसरी बात, ये हमें कथित तौर पर भर्ती और कंट्रोल करने के तरीकों की एक झलक देते हैं। तीसरी बात, कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने जो सबूत इकट्ठा किए ये उसकी पुष्टि करते हैं। चौथी बात, ये पर्दे के पीछे की कानूनी स्ट्रैटेजी को उजागर करते हैं। और सबसे बढ़कर ये अब एक पब्लिक रिकॉर्ड है, इतिहास का ऐसा हिस्सा जिसे अब मिटाया नहीं जा सकता। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब इस तरह के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जनता के सामने आते हैं तो समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है? इस जानकारी के साथ क्या किया जाना चाहिए? इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए?